तो चलिए भाई, लाइट सीधे जा रही थी, कुछ आया, लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया। क्यों बदला लाइट ने अपना रास्ता, इसको जानने के लिए हमें टर्म 2 में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मुस्कुराते हुए, अपने पुराने सारी चीजों को ओवरकम करते हुए, एक और एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए, टॉपर बनने के लिए नॉलेज का मार्क्स तो उसके पापा को भी लाने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, टर्म 2, रे ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन। तो यार यहां पर अपने पास आती हैं पुरानी चीजें। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तुमको पुराना कुछ आता है, तुम भी मत मानो, जल्दी सीख जाओगे, ज्यादा सीख जाओगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट आई, लाइट सीधे जा रही थी। ऑब्वियसली जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो सन से लाइट आ रही है ना, ये इसको हम पार्टिकल नेचर मानते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल नहीं है तो फिर बहुत सारी फिनोमेना शो नहीं करता, मगर ये शो करता है, इसका मतलब है पार्टिकल नेचर। तो जब भी मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूंगा आपसे, हम पार्टिकल नेचर पर ही बेस सारी फिनोमेनास पर बातें करेंगे। उनमें सबसे पहली फिनोमेना है जो अपन लोगों ने जूनियर क्लासेस में सुनी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली, तो हमने ये देखा है कि जब भी अगर एक स्पून को आप किसी ग्लास में पानी में लेकर आओगे, स्पून टिल्टेड दिखती है। वो बचपन में अपन ने एक पेंसिल वाला डायग्राम बनाया था, सीधी पेंसिल गई थी और टिल्टेड दिख रही थी, और तुमने जो डायग्राम अपने 9th क्लास और 10th क्लास की स्टैंडर्ड में जो बनाए हैं वो बहुत ही, मतलब उसको देखकर तो MF हुसैन साहब भी कहें कि मुझे ऐसी पेंटिंग नहीं आती। वो तुम लोगों का एक अलग टैलेंट था, मगर अपन को यहाँ वो टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, अपन को यहाँ पर बस ये समझने की जरूरत है कि वो टिल्टेड क्यों दिखा था। सो द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट रे जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ और वो अपने पाथ को चेंज कर ले, तो उस फिनोमेना को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर कुछ बूटियां काम आएंगी, जैसे कि जब अपन लाइट की बात करते हैं तो लाइट में अपने पास वेवलेंथ की बात होती है, इंटेंसिटी की बात होती है, एम्पलीट्यूड की बात होती है, फ्रीक्वेंसी की बात होती है, स्पीड की बात होती है। तो जब भी मैं आपसे कहूं रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में आपके पास ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज होंगी, ये आपको कुछ दिमाग में रखना है, ठीक है। कौन सी चीजें हैं जो चेंज होंगी, तो भाई चेंज होने वाला अगर ज्यादा हो और ना चेंज होने वाला कम हो, तो ना चेंज होने वाला याद रखना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको कहूंगा, ये अगर 1 मार्क में 2 मार्क में भी अगर क्वेश्चन मिलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जब भी एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो वेलोसिटी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, स्पीड बदलेगी, इंटेंसिटी बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा, मगर क्या नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी पहले 5 गीगाहर्ट्ज थी, अंदर आई तो भी वो 5 गीगाहर्ट्ज ही रहने वाली है, फिर किसी दूसरे मीडियम में चली गई तो भी 5 गीगाहर्ट्ज रहने वाली है। मतलब फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी कभी बदलने वाली नहीं है। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी। अब हम यहां पर बात करेंगे, मैं इस पर बहुत देर में बहुत अच्छे से तुमको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, बट हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 2 तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है हमारे पास डेंसर मीडियम, जहां पर जैसे ही मीडियम के अंदर जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये सब चीजें रिलेटिव होती हैं, रेयरर और डेंसर रिलेटिव होता है, हमने ये जूनियर क्लासेस में देखा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं है। 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयरर एक डेंसर, डिटेल में अपन बात करेंगे। बट यहां पर डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा जहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगी जिस मीडियम में पास होने पर, और रेयरर मीडियम वो होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर मीडियम। ये रिलेटिव चीजें होती हैं। जैसे कि मैं कहूं एयर हमेशा आपके लिए रेयरर मीडियम ही रहेगा, वैक्यूम हमेशा रेयरर रहेगा, उसमें हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की। मगर आप ग्लास में आओगे, अगर ग्लास से भी कोई ऐसा मीडियम हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए तो ग्लास के कंपैरिजन में वो ज्यादा डेंसर हो जाएगा, ग्लास रेयरर हो जाएगा। तो रेयरर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, 2 मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वो रेयरर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसके बाद तो जब रे जाएगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में तो वो अपने पाथ से अवे हो जाएगी। अब यहां पर ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल, इस पर भी हम बातें करने वाले हैं, बट अभी सिर्फ एक ग्लिम्स, एक आइडिया दे रहा हूं तुमको कि जब रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जब रे हमारी जाएगी रेयरर से डेंसर मीडियम में तो उस केस में वो ये जो वर्टिकल लाइन है जिसे हम कहेंगे नॉर्मल, इसकी तरफ बैंड हो जाएगी। इन सब पर अब अपन बातें करते हैं डिटेल में जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझेंगे। सो रिफ्रैक्शन हमको समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन में बदलने वाली क्या चीजें हैं ये हमको समझ में आ गया, और हमको ये बात भी समझ में आ गई कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। और अगर नहीं आई है तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, एंड दिस इज द बेसिक कॉज
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? द इंसिडेंट रे जो अभी हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन। चलो इसको समझ लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मल। ये है हमारे पास नॉर्मल, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम बनाते हैं। और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये पॉइंट सब समझ नहीं पाते। एक्चुअली में क्या है, मैं नॉर्मल चाहूं तो ऐसा भी बना सकता हूं, मगर ये नॉर्मल इस प्लेन में नहीं होगा। अब प्लेन में नहीं होगा तो फायदा क्या है? देखो नुकसान क्या है इनफैक्ट, तो नुकसान ये है कि देखो ये नॉर्मल था, अब अगर ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या दिख रहा है तुमको? 90 डिग्री। अब अगर तुमने इस रे को थोड़ा बहुत इधर उधर बेंड किया, अगर तुमने इस रे को बेंड किया तब भी ये एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ क्या बना रहेगा? 90 डिग्री। मतलब कि तुम जैसे स्मार्ट लोग हर बार एक ही आंसर लिखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री है, और टीचर मार्क्स नहीं काट सकता था, इसीलिए उसने एक लॉ बना दिया कि जो नॉर्मल आप बनाओगे वो उस प्लेन में ही होना चाहिए। और ये बात सबको समझ नहीं आती कि ये लॉ बनाया ही क्यों था। बहुत दिक्कत हुई यार समझने में, फिर समझ आया कि एक्चुअली में हमें प्लेन में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि तभी आई बदलेगा, नहीं तो हमारा आई बदलेगा नहीं। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ। अब आता है हमारे पास सेकंड लॉ के साथ तो मैं तुमसे कहूंगा दिस इज फाफा ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कोई न्यूमेरिकल हो, पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स में कोई डेरिवेशन हो, 99% यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो स्नेल्स लॉ को आप भूलने का बिल्कुल भी नहीं है। तो स्नेल्स लॉ कहता है हमसे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो रीड करना सिखा रहा हूं तुम्हें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब कि भाई दो मीडियम तो होंगे ना, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for a given pair of medium which is known as refractive index of second medium with respect to first medium। यहां पर म्यू की जगह पर कई बुक्स में एन भी लिखा होता है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। सो अगेन देखो रीड करना सिखा रहा हूं तुमको। सबसे पहला ऑर्डर में इसको अगर तुमने बोलना सीख गए ना तो स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं करेगा। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for given pair of media which is known as refractive index of second medium with respect to first medium। अब मैंने तुम्हारे सामने ये जो 1 2 3 4 लिखा है, ये ऑर्डर बता रहा है किस तरह से मैंने बोला है चीजों को। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखना, म्यू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, ये बाबाज स्पेशल है जो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये न्यूमेरिकल के लिए वो ब्रह्मास्त्र है जो जब चलेगा सारे रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल हल्के होके ऐसे गिर जाएंगे। म्यू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, बताऊंगा बाद में, आज तो सिर्फ ये दिखा दिया कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो इसके बाद अब अपन बात करेंगे इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर की जान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिसाइड्स स्पीड ऑफ लाइट इन इट। मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक। तो और ये डायमेंशन लेस है क्योंकि दो साइन का रेशियो था, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट, एक होता है हमारे पास रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है? तो देखो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप निकाल रहे हो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या फिर एयर के रिस्पेक्ट में। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। मतलब कि अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वो एब्सोल्यूट है, अगर आप किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो अदर देन एयर और वैक्यूम तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। चलो इस पर और चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने तुमको अभी बताया वो तुम्हारे सामने ये प्रकट हो गया। When the light travels from air to any transparent medium, the refractive index with respect to air is called
एब्सोल्यूट, एंड व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 और मीडियम 1 एयर या वैक्यूम नहीं है तो वो कहलाएगा हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, जाकर क्लिक कर लेना। इसलिए बाबा जी ने तुम्हारा टाइम बचा लिया है स्क्रीनशॉट का। चलो इसके बाद अभी इसके कुछ एग्जाम्पल, बाबा जी बिना एग्जाम्पल के तो मजा आता ही नहीं है। अब ठीक है भाई, डेफिनेशन हो गई तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल क्या है, देखो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, इट इज 3/2। इनफैक्ट याद ही हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में 2.4, क्राउन का 1.52। क्राउन और फ्लिंट दो हमारे पास अलग अलग वेराइटी के ग्लासेस होते हैं। वाटर का 4/3, CS2 का अगर हम देखें यहां पर तो दैट इज 1.62, वैक्यूम का 1, एयर का 1.0003 होता है, बट हम उसको 1 ही मान लेते हैं। तो ये हमारे पास हैं सारे के सारे एब्सोल्यूट वंस। अब आप कहोगे कि बाबा जी रिलेटिव के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। चलो तो रिलेटिव का ज्ञान ले लेते हैं यार। रिलेटिव का क्या बोल रहा है हमसे ज्ञान, कि अगर आप निकाल रहे थे किसी और मीडियम के, तो देखो ग्लास का अगर आप वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप अभी फॉर्मूले पे मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर जाओ। दिस इज 9/8, ये रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि आप निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम अदर देन एयर। अगर ये देखो डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/5, ये भी रिलेटिव है। सो ये आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव की कहानी हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर। नेचर ऑफ द मीडियम भाई वही बात हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी। यहां पर एक टर्म आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। यहां पर एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको कैरोसिन का। कैरोसिन जो है वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस पर, मतलब कि कैरोसिन वाटर से लेस डेंस है मास डेंसिटी, मगर कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से, मतलब कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। मास डेंसिटी की बात जब भी होगी वो मास अपॉन वॉल्यूम है। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात जब भी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है हमारे पास। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारा हीरो कौन? हमारा हीरो है रेड। कलर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। सनसेट, सन रेड अपीयर हो रहा था। सनराइज, सन रेड अपीयर हो रहा था। सारे डेंजर सिग्नल रेड कलर के। ट्रैफिक लाइट पर रोकने के लिए रेड, गाड़ियों के पीछे रेड। अगर पीछे एक ट्राइंगल बना रहता है ट्रक वगैरह के, जो रात को जब आप लाइट पड़ती है उस मटेरियल पे तो वो ग्लो करता है, दैट इज ऑल्सो रेड। तो भाई रेड को हीरो बनाना ही पड़ेगा यहां पर। हाँ, बस तुम्हारी कॉपी में रेड जब ऐसे चले तो ही अच्छा है, अगर ऐसे ऐसे चलेगा रेड तो वहां भी डेंजर है। तो रेड डेंजर के लिए भी है। रेड के पास क्या ज्यादा है, तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम देख तो पाते हैं सिर्फ विजिबल रीजन को, विबग्योर। वॉयलेट से लेकर रेड तक जाते हैं हम। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ये है हमारे पास फेवरेट हमारे शेखावत साहब की कॉशीज इक्वेशन, म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा टू दी पावर 4। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाता है। हाईएस्ट वेवलेंथ है रेड की, इसीलिए उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर। सो टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा लाइट की स्पीड मीडियम में बढ़ जाती है, मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। लास्ट है हमारे पास टेम्परेचर, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लाइट की स्पीड जो है मीडियम में बढ़ती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता चला जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ये तीन आपके पास फैक्टर्स हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। हमने बात की रिफ्रैक्शन की, हमने बात की कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, हमने बात की क्या चीज रिफ्रैक्शन में बदलती है, हमने बात की लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पापा ऑफ रिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज स्नेल्स लॉ। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स पर बात की, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इन सब पर बात की। तो इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना बाबा जी को कभी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।